हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म ज्ञानविद एकेडमी, जहां हम शुरू किए थे नेशनल इनकम का चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर पीजीटी इकोनॉमिक्स, जिसमें कल नेशनल इनकम के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। ऑलमोस्ट नेशनल इनकम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम उससे रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं याद रहे, तो वो हम लेके आए हैं आपके लिए। कहाँ आए हैं? तो जो पीजीटी मेनली बीपीएससी का है उसमें आया हुआ है, क्योंकि हमारे स्टेट में तो अभी एक बार भी हुआ नहीं है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम नेशनल इनकम। तो आपको मिलेगा टाइम यहाँ पे अटेंड करने के लिए। टाइम के रहते आप अपना आंसर जो है वो कमेंट में देंगे, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हु मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम अकाउंट। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब। आपके पास है 1 मिनट का टाइम। ठीक है, चलिए। आई होप आप सभी ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो चलिए हम आपको इसका सही आंसर बताते हैं, जो है हमारे रिचर्ड स्टोन जी। ठीक है, रिचर्ड स्टोन जी जो हैं, इन्होंने हमें नेशनल इनकम अकाउंट में एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनफैक्ट जो लेखांकन की जो विधि है, नेशनल इनकम अकाउंट्स करके इनका जो रचना था, जिसके लिए इन्हें कब 1984 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, याद रखेंगे, रिचर्ड स्टोन। ठीक है, रिचर्ड स्टोन जी को जो है नोबेल प्राइज भी मिला है नेशनल इनकम कैलकुलेशन में अपना योगदान देने के लिए, राष्ट्रीय आय के लेखांकन में अपना योगदान देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, तो बाकी जितने बच्चे उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बेस्ट प्रीवियस ईयर एनालिसिस वही होता है जो चारों ऑप्शन को लेके हम डिस्कस करें। ठीक है, जितने भी ऑप्शन हैं जिसमें से सही है वो तो सही है, और जो सही नहीं है वो क्यों नहीं है ये भी हमें पता होना चाहिए। यही तरीका होता है प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने का। ठीक है, तो देखिए, एसी पिगो जो है वो हमारे वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स से इनका लेना देना नहीं है। ये जो है वो हमारे वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पर्सन है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे जो मार्शल जी हैं, जो आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो, क्वासी रेंड की थ्योरी पढ़ते हो, ये सब किन्होंने दिया है? मार्शल जी ने दिया हुआ है। और ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इकोनॉमिस्ट हैं, ना कि नेशनल इनकम मैक्रो से। ठीक है, और जो जे.एम. केन्साइन है, कौन नहीं जानता, है ना, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो जे.एम. केन्स जो है, इन्होंने मैक्रो में ही बहुत जगह योगदान दिया है, लेकिन नेशनल इनकम में इनका योगदान नहीं है। यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो रिचर्ड स्टोन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका जो टाइमर है वो हम लगा लेते हैं। आप अपना आंसर मार्क करेंगे पहले।
आई होप आप लोगों ने अपना जो आंसर है वो मार्क कर लिया होगा। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका एरिया क्या है, ठीक है। यानी ये जो जितने भी आपके पास ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कल की क्लास में, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बेसिक जो डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये समझा दिया था। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आपको इतना तो बेसिक पता होगा, +1 +2 की हमारी क्लास में हम पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एक इकाई, एक फर्म, एक यूनिट की बात करते हैं। और मैक्रो में क्या बात करते हैं, समग्र की स्थिति का हम विवेचन करते हैं, समग्र की स्थिति का हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आउटपुट ऑफ अ, क्या लिखा है, आउटपुट ऑफ अ कोल इंडस्ट्री, ठीक है, एक कोयले के उद्योग की बात हो रही है। यहाँ पर कैपिटा आउटपुट रेशियो इन द सीमेंट इंडस्ट्री, तो यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री की बात हो रही है। यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल आउटपुट रेशियो होना चाहिए स्टील इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे क्या हम देख पा रहे हैं, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ कंट्री, ये हुई ना बड़ी बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरे एक कंट्री के लेवल की बात कर रहे हैं, पूरी एक कंट्री की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम एक कंट्री की हम यहाँ पे देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। कल हमने ये डिस्कस किया भी था। इसको क्या लिखते हैं हम, ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, ऑफ अ कंट्री। मान लो इंडिया, तो ये क्या होती है, जो हम पर्सनल इनकम निकालते हैं उसमें जब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट होगा ना क्योंकि पर्सनल इनकम में से, तो जितने भी पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स वगैरह हम घटा देते हैं तो जो हमको मिलता है वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री निकल के आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान ये प्रश्न है हमारा। सिंपल हमें इसमें क्या पूछा जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को और हम क्या कह सकते हैं या क्या कहते हैं। तो देख लीजिए आंसर, ऑप्शन को हम देखते हैं। यहाँ पे देखो पहले है प्राइस थ्योरी, तो फिर से अगेन हम प्राइस थ्योरी की बात कहाँ करते हैं, प्राइस थ्योरी की हम बात कहाँ करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, है ना, कि हम मूल्यों का निर्धारण कर रहे हैं अलग अलग फर्म में, अलग अलग बाजार की स्थितियों में, अलग अलग इंडस्ट्री में। तो ये प्राइस थ्योरी जो है हम माइक्रो में पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी भी हम पढ़ते हैं। इसके बाद है ये ऑप्शन और ये, तो इनका कोई सेंस नहीं बनता। हमारा सही आंसर जो है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी होती है। परसों हमने सिलेबस डिस्कस किया था जिसमें हमारा आगे का नेशनल इनकम के बाद जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है वो यही आता है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे आगे। रोजगार एवं आय का निर्धारण नामक टॉपिक है इसका, जिसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कह सकते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आप अपना आंसर मार्क कीजिए पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने अपना क्वेश्चन देख लिया होगा, आंसर टिक कर लिया होगा। सही आंसर पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट बिजनेस एक्टिविटी एट हाई लेवल विथ इंक्रीजिंग आउटपुट एंड इनकम, यानी निम्न में से कौन सा उत्पादन और आय में वृद्धि के साथ उच्च स्तर पर व्यावसायिक गतिविधि को दर्शाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा फेज, एक ऐसा दौर जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ यानी जो व्यापार व्यवसाय है वो अपने मैक्सिमम पर होते हैं। ठीक है, हाई लेवल पर होते हैं, इंक्रीजिंग आउटपुट और इनकम दे रहे होते हैं। तो ये कौन सी स्थिति होगी? क्या ये रिसेशन होगी, क्या ये रिकवरी होगी, या फिर ये बूम होगी? तो आप सभी को पता होगा, हम बिजनेस साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसका शेप जो है कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी एक देश जो है वो कैसे ग्रो करता है। ठीक है, तो एक देश जब अंडर डेवलप्ड होता है या डेवलपिंग नेशन जो होता है वो यहाँ से शुरू करता है, उसके बाद एक टाइम पे वो यहाँ पहुँच जाता है। इसी स्थिति को बूम कहते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन अपने हाई पीक पर पहुँच चुके होते हैं, अपनी फुल्ली ऑप्टिमम स्टेज पर फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही होती हैं। ठीक है, अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर रही होती है उत्पादन में। और एक देश बूम में तब पहुंचता है जब उस देश में जो इनकम और आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा होता है। क्या होगा? जब अपने बेस्ट ऑप्टिमम पर प्रोड्यूस करेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा, इनकम से फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इस प्रकार से आपका जो नेशन है वो विकास करेगा। ठीक है, रिसेशन कब होता है? रिसेशन हम इस वाली स्थिति को कहेंगे कि नीचे 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 जा रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन आ जाएगा, उसके बाद होगी रिकवरी। ठीक है, रिकवरी आएगा वापस। इस प्रकार से, इस फ्लो से एक नेशन जो है वो डेवलपमेंट करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ये ऑप्शन ए होगा, बूम। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप इसका सही उत्तर मार्क कीजिए पहले, फिर हम देखते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, इंडिया में। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई? तो इसका सही आंसर है आपका 1951। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना, मॉस्पी जिसको कहते हैं, के तहत एक सरकारी एजेंसी है। यह भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकी मानकों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ते हैं, जो आंकड़े होते हैं, इम्पॉर्टेंट डेटाज होते हैं, उनके बारे में ये काम करता है, उन्हें एकत्र करने का काम करता है। ठीक है। CSO की स्थापना मई 1951 में की गई थी, लेकिन यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात, मई 2019 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO और CSO का विलय करके NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। ठीक है। अब कौन करती है डाटा पब्लिश और कलेक्ट करने का काम? तो NSO करती है 2019 से। दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे, अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, इन दोनों का विलय कर दिया गया और NSO बना दिया गया है। ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसका आंसर पहले टिक कीजिए, फिर हम देखते हैं सही आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है NNP एट प्रोडक्शन। ठीक है, जहाँ बन के रेडी हुई है चीज़ें, उत्पादन विधि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट को देखते हैं। उत्पादन विधि में हम क्या देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बी, हम मार्केट प्राइस क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस को हम इनकम मेथड में देखेंगे। यहाँ एक्सपेंडिचर उत्पादन की बात हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो हमें फैक्टर कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं क्या है ये, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी हम, हमें सिर्फ प्रोडक्शन पूछा, यानी फैक्टर कॉस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स चलिए अपना आंसर पहले टिक कीजिए, फिर हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछ रहे हैं कि जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते, एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना। मैंने कल बताया था, अगर आप लोगों ने क्लास
लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हम क्या इंक्लूड नहीं करते। तो हम जो हमारा सेकेंड हैंड गुड्स का जो प्राइस है वो यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करते। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज को हम ऐड करते हैं, नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, शामिल कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो हम गुड्स करते हैं अपना यूज़, ठीक है, वो करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना मकान हो गया, अपने मकान में हम रहते हैं, उस मकान का कोई किराया होता उसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार की जो सेल्फ कंजम्पशन की चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ब्रोकरेज भी ऐड करते हैं। क्या ऐड नहीं करते, तो वो है सेकेंड हैंड गुड्स की जो मॉनेटरी वैल्यू है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास 10 क्वेश्चंस थे। 10 में से आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत, कमेंट में बताइए। और आगे की प्रैक्टिस के लिए हमारे एप्लीकेशन से जुड़िए। हम आपका पूरा टेस्ट सीरीज़ प्लान कर रहे हैं और आपके इकोनॉमिक्स की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर ढंग से कराई जाएगी। ठीक है, आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।